आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जो पुस्तक है उसके साथ सिविल सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ के लिए भी ये महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। 15वां संस्करण 2023-24 के लिए ये है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 का केंद्रीय बजट 2023-24 भी इसमें शामिल है। अब हम इसमें 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। प्रथम 2 अध्याय जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हम 2 प्रथम अध्याय पढ़ चुके हैं। परिचय जो है वो हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि विकास एवं खुशहाली वाला अध्याय भी पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, और फिर हम आर्थिक नियोजन भी पढ़ेंगे, भारत में नियोजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, आर्थिक नियोजन, भारत में नियोजन, ये 3 अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से अध्यायों की तरफ। ये रहा हमारा तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर इस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड समझेंगे, पृष्ठभूमि। फिर समझेंगे जो प्राइमरी लेवल के चालक जो हैं, प्राथमिक चालक जो हैं, प्राथमिक चालक बल जो हैं, जो कंडक्टिंग फोर्स जो इसके लिए हैं। इसके अलावा जैसे प्राथमिक चालक बल के अलावा हम समझेंगे इसमें नियोजित और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है वो। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर जो है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम। साल 1757 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया, 1757 की बात कर रहे हैं। 1757 जो है कंपनी एक युद्ध जीतती है जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 के बाद कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया था। ठीक है, और 1764 का एक युद्ध जीती कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC। वो जो युद्ध होता है जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, 1764 का युद्ध जीतती है। उसके बाद 1765 में शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम जो शासक था, अवध का नवाब जो था, शायद अवध का ही था, तो उस अवध के नवाब से वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेती है कंपनी। तो दरअसल मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था ये। 1765 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए। ठीक है, और बक्सर की लड़ाई जो है अक्सर में वही किसके बीच में थी, अंग्रेज़ों के और अवध के नवाब शुजाउद्दौला था उस समय। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना। तो 3 जने संयुक्त रूप से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, फिर भी तीनों ही हार गए। ठीक है, कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो अवध का था नवाब, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और तीनों संयुक्त रूप से लड़े के बावजूद भी 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार गए। इसके बाद जो है दीवानी अधिकार कंपनी को देने पड़े। अब देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें क्या चीज़ें, किस तरह से चीज़ें दी हुई, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया तो ब्रिटेन ने भारत के साथ संबंध शोषणकारी हो गए। ठीक, क्योंकि ब्रिटेन के निर्यात और चीन को अफीम के निर्यात के लिए पैसा बंगाल की कर यानी टैक्स आय जो आती थी, टैक्स रेवेन्यू जो आती थी, उससे लिया जाता था। ठीक, मतलब चीन से अफीम खरीदने के लिए जो पैसा जाता था वो भी यहाँ बंगाल से और बिहार से जो भी कलेक्शन होती थी उससे जाता था, और इसके अलावा ब्रिटेन को भी निर्यात होता था, चीन के अफीम के लिए भी निर्यात होता था। इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि यूरोपीय तकनीक एशिया स्थानांतरित हुई होगी, यूरोपीय तकनीक एशिया स्थानांतरित हुई होगी, इस बात के कोई पर्याप्त या पुख्ता सबूत नहीं है। चीन और भारत के अनुभव को बारीकी से देखने की ज़रूरत है, इसलिए है ज़रूरत क्योंकि इन देशों में सन 1500 में एशिया की आबादी और GDP का 3/4 हिस्सा था। 1500 में एशिया की आबादी का और GDP का 3/4 हिस्सा जो है चीन और भारत में था। 3/4 एशिया का, 3/4 का मतलब 75% हिस्सा जो है
1500 की बात कर रहा हूँ, सन 1500 की बात है। उस समय एशिया का और आबादी और जीडीपी पूरा, आबादी का भी 3/4 और जीडीपी का भी 3/4 हिस्सा जो है भारत और चीन दोनों को मिलाकर के था, एशिया का 3/4। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ और पहले बिंदु पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण होने के कारण भारत अपनी नहीं बल्कि औपनिवेशिक शक्ति यूके के विकास का कार्य कर रहा था। कृषि और विकास, कृषि और उद्योग दोनों में ही संरचनात्मक विसंगतियां थीं जिनमें राज्य एकदम सीमांत भूमिका निभा रहा था। ठीक, भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पहले से जहां विश्व के दूसरे देशों में आर्थिक विकास एवं कृषि एवं उद्योगों के प्रसार में सरकार यानी राज्य द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जा रही थी, इंग्लैंड में भी, वहीं भारत सरकार ऐसा कुछ करने के बजाय आर्थिक शोषक की तरह कार्य कर रही थी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था बदतर थी, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय उसको मतलब इतनी बद स्थिति में पहुंचा दिया था अंग्रेजों ने। इसके अलावा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सटीक उदाहरण होने के कारण भारत में अपनी नहीं बल्कि औपनिवेशिक शक्ति यूके का विकास कार्य कर रहा था। चूँकि भारत उपनिवेश था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज जो हैं यहाँ से जो भी रिसोर्सेस है उसका उपयोग जो है ब्रिटेन को विकसित करने के लिए कर रहे थे। कृषि और उद्योग दोनों में ही संरचनात्मक विसंगतियाँ थी। ठीक है, मतलब कृषि और उद्योग दोनों ही ठीक तरीके से नहीं चल रहे थे, क्योंकि राज्य की भूमिका इसमें एकदम सीमांत थी। सीमांत का मतलब है बॉर्डर के एकदम जस्ट थोड़ी सी, मतलब यूँ कह सकते हैं महत्वहीन। भारत की आज़ादी के 50 वर्ष पहले से जहां विश्व के दूसरे देशों में आर्थिक विकास एवं कृषि एवं उद्योगों के प्रसार में राज्य की भूमिका थी, मतलब इंग्लैंड में भी थी, वहीं भारत की सरकार ऐसा कुछ करने की बजाय शोषक का कार्य कर रही थी। ठीक है, भारत सरकार मतलब अंग्रेजों की सरकार जो थी वो। ठीक है, भारत से इंग्लैंड की ओर से निवेश योग्य पूंजी का न सिर्फ एक तरफा हस्तांतरण जारी था, जिसे धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा गया है, बल्कि रुपये की असमान विनिमय दर के प्रचलन से भारतीय वाणिज्य, व्यापार, हस्तकरघा उद्योगों को दिन प्रतिदिन गहरी क्षति पहुंच रही थी। मतलब भारत का धन निष्कासन हो रहा था, यहाँ एक तरफा धन निष्कासन। ठीक है, क्योंकि जो धन था भारत से इंग्लैंड की ओर जो निवेश योग्य पूंजी थी वो जारी थी, निवेश नहीं हो रहा था तो फिर विकास कहाँ से होना था। तो धन निष्कासन जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं वो हो रहा था। असमान विनिमय दर के प्रचलन से भारतीय वाणिज्य, व्यापार, उद्योग जो है वो दिन प्रतिदिन नुकसान का मतलब आघात झेल रहे थे। पूरे औपनिवेशिक काल में अंग्रेज सरकार ने भारत की उन क्षमताओं के विकास पर ध्यान दिया जिसने भारतीय प्राथमिक उत्पादों का वृहद निर्यातक बन सकें। भारत प्राथमिक उत्पादों का वृहद निर्यातक बन सके, उन क्षमताओं पर जो अंग्रेजों ने ध्यान दिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को विकसित करना था। साथ ही ब्रिटिश प्रतिरक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा भाग भी भारत पर लदा हुआ था। ठीक, अब देखिए, ब्रिटिश शासकों ने भारतीय क्षेत्र की उपेक्षा की, जिसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उत्पादकता पर पड़ा। ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, सामाजिक क्षेत्र की उपेक्षा की, और इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंडियन इकॉनमी पर, उसके प्रोडक्शन पर और उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी उस पर। ब्रिटिश शासन ने भारत निरक्षरों का महाद्वीप बना रहा। ब्रिटिश शासन में भारत क्या रहा, अनपढ़ों का लोग बना रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 17% थी, जबकि जन्म के समय जो है जीवन प्रत्याशा जो है मात्र 32.5 थी, 32.5 वर्ष ही थी। उपनिवेशवादियों ने भारत के औद्योगिकीकरण की भी उपेक्षा की। भारत को औपनिवेशिक देश बनाने के लिए जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास नहीं किया गया, बल्कि यहाँ के कच्चे माल का शोषण और उपभोग किया तथा जो भारतीय पूंजीपति उभरे भी वे प्रायः ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजी पर निर्भर थे, और उद्योग के अनेक क्षेत्र ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के अधीन अथवा उनके द्वारा संचालित थे, जैसे जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, कोयला, बागान, जूट, ये सारी चीज़ें।
स्वतंत्रता पूर्व का काल कुल मिलाकर ठहराव का काल था, जिसमें उत्पादन की संरचना और उत्पादकता के स्तर में कोई परिवर्तनीय दृष्टव्य नहीं था। जिसमें कोई परिवर्तन दृष्टव्य नहीं था। ठीक है, कोई परिवर्तन दृष्टव्य नहीं था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी यानी 1950 के पहले की बात कर रहे हैं, तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में वास्तविक उत्पादन दर 2% प्रतिवर्ष या इससे भी कम थी। ब्रिटिश शासन में भारत का आर्थिक प्रदर्शन कुल मिलाकर निम्न स्तर पर था। आर्थिक सांख्यिकीविद अंगस मेडिसन जो थे, उनके अनुसार 1600 से 1870 तक भारत में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर जो थी वो 0 थी। अंगस मेडिसन जो हैं आर्थिक सांख्यिकीविद हैं, उनके अनुसार 1870 से 1947 के बीच में 0.2% की वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति वृद्धि दर, ठीक। जबकि ब्रिटेन में यह 1% रही थी। 1899 में 18 रुपये और 1895 के लिए 39.5 रुपये की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भारतीय जनता को की घोर दरिद्रता की कहानी कहता है। ठीक है, यानी कि 1899 में 18 रुपये और 1895 में 39.5 रुपये प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा, यानी कि 1895 में प्रति व्यक्ति आय जो थे 39.5 रुपये थी और 1899 में और घट करके 18 रुपये हो गई थी 39 रुपये से भी। 1895 से 99 यानी कि इन 4 सालों में और घट गई। 1895 में 39.5 रुपये प्रति व्यक्ति आय भारतीय आय थी उस समय, और 1899 में 18 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध, 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि ये बात कर रहे हैं 1850 के बाद से, ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं। और अभी जो है ऊपर इन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्ध की बात की, तो ये 1950 से पूर्व की बात कर रहे थे। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1850 के बाद और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बार बार के अकालों और महामारियों से भारत की ब्रिटिश सरकार की सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही प्रकट होती है, जबकि दूसरी ओर जनता के घोर दुख दैन्य का अनुमान भी लगता है। राजनेताओं और उद्योगपतियों को भारत के आज़ाद होने के बाद देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी था और चिंता भी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के आर्थिक विकास के राजनीतिक पहलुओं पर प्रमुख राजनेताओं में आज़ादी से पहले ही आपसी सहमति देखने को मिलती है, जो निम्नांकित थे। जैसे विकास की सीधी जिम्मेदारी राज्यों एवं सरकारों की होगी। दूसरी, सार्वजनिक क्षेत्रों की महत्वाकांक्षी और अहम भूमिका होगी। इसके अलावा भारी उद्योग के विकास की ज़रूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका भी होगी, भारी उद्योग की भी ज़रूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योग और विकास की सीधी जिम्मेदारी सरकार के हाथों में होनी चाहिए। विदेशी निवेश के लिए उत्साह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आर्थिक योजना की ज़रूरत, ये सब चीज़ें जो हैं सहमति हैं, आम सहमति। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरकार के सामने आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए एक व्यवस्थित संस्था की जरूरत थी। तब देश की अर्थव्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में एक संस्था को बनाना भी मुश्किल चुनौतियों से भरा काम था। राजनीतिक नेतृत्व के सामने आर्थिक वृद्धि और विकास की भारी मांग को पूरा करने की चुनौती थी, क्योंकि देश की जनता वादों और राष्ट्रीयता के उबार पर सवार थी। यह कोई आसान काम नहीं था। तब देश के राजनीतिक नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि वक्त देश के भविष्य को आकार देने का है। कई महत्वपूर्ण और फैसले 1956 में लिए गए, जो आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये फैसले आर्थिक सुधारों से पहले तो बेहद अहम साबित हुए ही। ये फैसले आर्थिक सुधारों से पहले तो बेहद अहम साबित हुए ही। आर्थिक सुधारों के बाद भी उनका असर कायम रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति और उनकी संभावनाओं को समझने के लिए आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था विकसित हुई। इससे जुड़े तथ्य, घटनाएं, वजहें, अन्य घटकों को भी जानना उपयोगी होगा।
इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सफर की एक संक्षिप्त झलक आगे प्रस्तुत की गई है, समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्राथमिक चालक बल कृषि बनाम उद्योग। अब कृषि है कि उद्योग है प्राथमिक चालक बल, यानी प्राइमरी मूविंग फोर्स कौन है इसमें, एग्रीकल्चर है कि इंडस्ट्री, समझते हैं। भारत में यह बहस एक प्रासंगिक मुद्दा रहा है कि कौन सा क्षेत्र विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तत्कालीन सरकार ने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था को प्रगति करने वाली प्रधान चालक शक्ति मानकर इसका चयन किया। भारत को उद्योग के बदले उस समय कृषि के विकास को बेहतर संभावना के लिए प्रधान चालक बल के रूप में चयन करना चाहिए था या नहीं, आज भी विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। एक निर्धारित समय सीमा में हासिल करने के लिए लक्ष्यों की प्राथमिकता भी तय करनी पड़ती हैं। संसाधनों जिसमें मानव संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, उनकी उपलब्धता, उनकी उपलब्धता या अनुपलब्धता ही एकमात्र मुद्दा नहीं है जो अर्थव्यवस्था ये तय करके घोषित करे कि उसे प्रधान चालक शक्ति के रूप में कृषि को चुनना अथवा उद्योग को। इसके अलावा भी अनेक सामाजिक राजनीतिक दबाव तथा उद्देश्य होते हैं जिनकी ऐसे निर्णयों में भूमिका होती है, रोल होता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक नेतृत्व ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुना। ठीक, आज़ादी की बात उन्होंने जो है उद्योग को चुना। यह पहले ही राष्ट्रवादी नेताओं के प्रभावी समूह द्वारा 1930 के दशक के मध्य तय किया जा चुका था, जबकि उन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता अनुभव करके भी 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी एनपीसी का गठन किया। 1938 में उपलब्ध संसाधनों के मद्देनज़र यह एक अतार्किक निर्णय था। ठीक, अतार्किक निर्णय था और भारतीय जो उस समय के राजनेता थे और राजनीतिक नेतृत्व जो था वो इसमें असफल रहा, मतलब सही निर्णय नहीं ले पाया। उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर एक अतार्किक निर्णय था क्योंकि भारत में उन पूर्वापेक्षाओं तथा जरूरतों का अभाव था जिनके कारण उद्योग के प्रधान चालक घोषित किया जा सकता है। कौन कौन सी चीज़ों का मतलब अभाव था? जरूरतों का अभाव इसमें था। एक तो आधारभूत संरचना थी नहीं, बिजली, परिवहन, संचार की अनुपस्थिति थी। दूसरा, आधारभूत उद्योग जैसे लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल शोधन, बिजली की नगण्य उपस्थिति, ये सब चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा निवेश योग्य पूंजी की भी कमी थी, चाहे वह सरकार की हो या निजी क्षेत्र की, दोनों की। इसके अलावा उद्योग की प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी की भी अनुपस्थिति थी, टेक्नोलॉजी की भी अनुपस्थिति थी। पैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, शोध एवं विकास का सर्वथा अभाव था। इसके अलावा कुशल मानव संसाधन की भी कमी थी क्योंकि यहाँ पर उस तरह से विकसित या उस तरह से पढ़े लिखे टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स उस समय जो साक्षरता थी कम थी। लोगों में उद्यमशीलता का भी अभाव था। ठीक, इसके अलावा औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार की अनुपस्थिति थी। ठीक, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बाजार भी नहीं था। ठीक है, उसमें कौन खरीदा जब लोगों के पास पैसे ही नहीं हो, कौन खरीदेगा। इसके अलावा अन्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जो कि अर्थव्यवस्था के सुचारू औद्योगिकीकरण में बाधक तत्व बने। वास्तव में भारत के लिए अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में कृषि ही सबसे स्वाभाविक विकल्प होता, क्योंकि भारत के पास उर्वर शक्ति भूमि के रूप में प्राकृतिक संसाधन मौजूद था जो कृषि के लिए उपयुक्त था। ठीक, दूसरा, मानव पूंजी के लिए उच्च कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। मात्र अपने भूमि स्वामित्व, सिंचाई एवं कृषि की अन्य आगतों यानी कि इनपुट्स के पुनर्गठन से भारत अपने विकास की बेहतर संभावनाएं तलाश सकता था। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि देश में अन्न, आवास, मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा आदि का संकट नहीं है, विकास का एक लक्ष्य तो हासिल किया ही जा सकता था, आम लोगों के कल्याण का लक्ष्य। एक बार लोगों द्वारा एक स्तर की क्रय शक्ति अर्जित कर लेने के बाद भारत उद्योगों के विस्तार में लग सकता था। भारत उतनी अतिरिक्त आय सृजित करने में सक्षम था जितनी कि उभर रहे उद्योगों की बाजारू सफलता के लिए जरूरी थी। चीन ने 1949 में यही किया। अपने संसाधनों का सम्यक मूल्यांकन करके उसने कृषि को अर्थव्यवस्था का प्रधान चालक शक्ति घोषित किया। कृषि से जो अतिरिक्त आमदनी हुई उसके औद्योगिकीकरण की पूर्व आवश्यकताओं के विकास के लिए निवेश किया और 1970 के दशक में देश इसके लिए तैयार हुआ। ठीक
तो कृषि अर्थव्यवस्था को प्रधान चालक शक्ति घोषित किया और कृषि से जो अतिरिक्त आमदनी हुई उससे औद्योगिकीकरण की पूर्व आवश्यकताओं के विकास के लिए निवेश किया और 1970 तक जो है उद्योग के लिए चीन तैयार हुआ था। 1949 में उसने कृषि के रूप में अपनी जो चालक शक्ति है उसको कृषि अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया। औद्योगिक चीन का उदय इतना प्रभावकारी था कि धमक तथा कथित उन्नत विकसित और औद्योगिक देशों में भी अनुभव की गई। चीन का उद्योग संबंधी प्रयास चीन को एक विशाल औद्योगिक देश के रूप में बदलने में फलीभूत हुआ। प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत का नेतृत्व क्या वास्तविकताओं का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं था? क्या उस समय नेतृत्व जो था वो विश्लेषण करने का सक्षम नहीं था, उसमें इतना योग्य नहीं था? जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, ये निष्कर्ष सामने आया कि कृषि को उद्योग की ऊपर प्रधानता मिलनी चाहिए थी। क्या यह संभव है कि पंडित नेहरू का मंत्रिमंडल भारत की जमीनी वास्तविकताओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करने में चूक गया, जबकि स्वयं नेहरू अपने समय में एशिया के स्वप्नदर्शी नेताओं में सबसे ऊंचे कद के थे? उस समय माओ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर कर नहीं आए थे। यह कैसे संभव हुआ कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद कृषि को प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित करने में विफल रहा, जबकि उसने आज़ादी की लड़ाई गांव, कृषि, ग्रामीण विकास को प्रमुखता देने वाले गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर लड़ी। भले ही गांधी जी सत्ता से दूर रहे, लेकिन कितने ही उद्भट गांधीवादी सरकार में शामिल थे, और इसमें भी संदेह नहीं है कि सरकार के अंदर जो प्रमुख प्रेरणा सरकारी निर्णयों को संचालित करती थी वह और कुछ नहीं बल्कि गांधीवादी समाज था। उस समय अनेक ऐसे निर्णय थे जिन पर उस काल की मुख्य राजनीतिक शक्ति का प्रभाव था। फिर भी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व नेहरू जी के स्वप्नदर्शी रुझानों के प्रभाव में मिल गए। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक चिंतन को जो आज भी नेहरूवादी अर्थशास्त्र के रूप में जाना और स्वीकार किया जाता है, यदि हम भारतीय आर्थिक इतिहास के प्रमुख साहित्य पर नज़र दौड़ाएं और उस समय के आलोचकों और समकालीन विशेषताओं के विचारों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालक शक्ति के रूप में अपनाया, जबकि कृषि ही उसके लिए सबसे सहज और सार्थक विकल्प था। ये हमारे लिए प्रीतिकर प्रसंग नहीं, आज भी विशेषज्ञों के लिए एक विषय का बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला बिंदु ये है कि उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर कृषि ही अर्थव्यवस्था के प्रधान चालक बल के रूप में स्वाभाविक विकल्प थी। कृषि योग्य भूमि भी थी, मानव शक्ति भी थी, लेकिन चूंकि भारतीय कृषि में पारंपरिक औजारों तथा तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, इसके लिए आधुनिकीकरण तथा भविष्य में यांत्रिकीकरण यानी कुछ अंशों में यांत्रिकीकरण की प्रक्रिया स्वदेशी औद्योगिक आधार के अभाव में बाधित हो जाती। यदि हम इसके लिए आयात का सहारा लेते तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की भंडार की जरूरत थी, साथ ही विदेशों पर निर्भरता भी बन जाती। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए कृषिगत उपकरणों एवं मशीनों का आयात कर पाना व्यावहारिक नहीं था, क्योंकि उनके उत्पादन संबद्ध देशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था। मतलब दूसरे देश जो भी थे वो कृषिगत उपकरण भी अपने हिसाब से बना रहे थे, भारत के उपयोग के लायक नहीं थे। उद्योग को प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुनाव करके वास्तव में हम अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण तो कर ही रहे थे, पारंपरिक कृषि का आधुनिकीकरण भी कर रहे थे। दूसरा, पूरी दुनिया में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, इनके सहित प्रबल विचारधारा औद्योगिकीकरण के पक्ष में थी। तीव्रतर वृद्धि और अंततः तीव्रतर विकास के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सदस्य देशों को हर औद्योगिकीकरण के लिए हर दृष्टिकोण से समर्थन दे रही थी। यही स्थिति विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी थी। इस समर्थन और सहयोग के आधार पर न सिर्फ औद्योगिकीकरण का तेज होना बल्कि भविष्य में औद्योगिकीकरण निर्यातक बनने की आशा भी बंधती थी। ऐसा सहयोग सदस्य देशों को उस स्थिति में मिल सकता था जब वे कृषि को प्रधान चालक शक्ति मानकर चलते, नहीं मिलता उसमें। वास्तव में कृषि को आगे लेकर चलना कहीं न कहीं पिछड़ेपन की निशानी भी थी। भारत का राजनीतिक नेतृत्व देश को आगे ले जाने को संकल्पित था, पीछे नहीं। यह तो 1990 के दशक में जरूर संभव हुआ,
कि दुनिया और विश्व बैंक मुद्रा कोष का कृषि क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण बदला और इस पर बल देना पिछड़ेपन की निशानी नहीं रह गया। तीसरा बिंदु इसमें यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने सामरिक शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। सामरिक शक्ति के लिए देश को मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि औद्योगिक आधार भी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक से काम नहीं चलेगा, इंडस्ट्री भी चाहिए। भारत को भी एक शक्तिशाली सामरिक आधार विकसित करना था प्रतिरोधक बल के रूप में। उद्योग क्षेत्र को प्रधान चालक बल बनाकर एक साथ अनेक चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। पहला, उद्योग से तीव्र वृद्धि संभव होगी। दूसरा, कृषि का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मतलब आधुनिकीकरण संभव होगा। और तीसरा, देश अपनी प्रतिरक्षा शक्ति का विकास कर सकेगा। चूँकि अर्थव्यवस्था में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को भी प्रधानता मिली थी, इसकी उपलब्धियां भी आधुनिक विश्व के अनुरूप रहीं। यह भारत में बहुत हद तक संभव हुआ। इसके अलावा चौथा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भी राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ समाज विज्ञानियों के बीच इस बात पर राय थी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन को गति मिलनी चाहिए, क्योंकि देश आधुनिकता के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इसके लिए परंपरागत एवं पुरानी जीवन शैली को त्यागना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त एक अनिवार्यता थी। ये सोच भी पूर्ण औद्योगिकीकरण की ओर देश को ले जाने का कारण बनी। भारत को स्वतंत्रता मिलने तक औद्योगिकीकरण की ताकत का अनुभव दुनिया को हो चुका था और इसकी सक्षमता और सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं रहा। उपरोक्त कारणों से भारत स्वतंत्रता पश्चात तीव्र औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख हुआ और यही अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति बन गया। शायद संसाधन संबंधी एवं भारत की स्वभावगत वास्तविकताएं औद्योगिकृत एवं विकसित भारत की आशाओं में आकांक्षाओं में खो गई। फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें पूर्णतः विफल रही। इस विषय पर विशेषज्ञ एक मत नहीं है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में कृषि को लेकर आर्थिक विचारों की दुनिया में बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। 20वीं सदी के अंतिम दशक में, ठीक, 1990 से बात कर रहा है ये। तो अंतिम दशक में कृषि को लेकर के आर्थिक विचारों दुनिया में परिवर्तन हुए, जो कृषि है उसको लेकर के, ठीक। कृषि किसी अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं रहेगी। अगर इसे वृद्धि एवं विकास का इंजन बनाने के लिए प्रयास हुए तो चीन ने सिद्ध कर दिखाया कि किस प्रकार कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति बनाकर आंतरिक एवं बाह्य शक्ति के रूप में शक्ति संपन्न होकर एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। सुधार प्रयासों एवं प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही अपनाई गई लगभग सभी आर्थिक नीतियों की समीक्षा आत्मविश्लेषण की दृष्टि से कर रहा था। अब कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ चुका था। भारतीय आर्थिक चिंतन में एक बड़ा परिवर्तन आया, जबकि वर्ष 2002 में भारत सरकार ने घोषणा की कि अब से कृषि ही उद्योग के स्थान पर अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति होगी। यह ऐतिहासिक महत्व का बदलाव था जिसने उच्च स्तरीय आर्थिक चिंतन केंद्र यानी इकोनॉमिक थिंक टैंक, आर्थिक चिंतन केंद्र जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक थिंक टैंक यानी चिंतन केंद्र, तो उच्च स्तर के आर्थिक थिंक टैंक चिंतन केंद्र योजना आयोग में संभव हुआ था। 10वीं योजना आयोग योजना जो है 2002 से 2007, उस योजना के अनुसार इस नीतिगत परिवर्तन से अर्थव्यवस्था 3 बड़ी चुनौतियों से निपटने में समर्थन होगी। कौन कौन सी 3 चुनौतियां? पहले, अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा हासिल करने में समर्थ होगी, ठीक। इकॉनमी जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ा करके जो हमारे सामने खाद्य सुरक्षा है उसको हासिल करने में समर्थ होगी। इसके अतिरिक्त कृषि अधिशेष यानी कि एग्रीकल्चर जो सरप्लस से उससे भी भूमंडलीकृत होती विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार समझौते यानी WTO का लाभ उठाकर निर्यात की संभावना बनाई जा सकेगी, WTO से लाभ उठा करके। इसके अलावा दूसरी जो इसमें है वो गरीबी उन्मूलन की समस्या बहुत हद तक हल की जा सकती है, क्योंकि कृषि की प्रधानता से उच्चतर आय सृजन करने वाली व्यवसाय बन जाएगी और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी लाभकारी रोजगार होने से वृद्धि होगी। इसके अलावा तीसरी इसमें यह है कि बाजार की दृष्टि से विफल उदाहरण के रूप में देखे जाने वाले भारत की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
कृषि क्षेत्र में वैसे तो वैश्विक बोध का मतलब वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनको मिला करके वैश्विक बोध यानी कि वर्ल्ड लेवल का जो परसेप्शन था वो 1990 के दशक मध्य तक बदल चुका था कृषि को लेकर के। लेकिन इस दिशा में भारत द्वारा आधिकारिक घोषणा कुछ विलंब से हो पाई। भारत में वर्ष 2002 में कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के बदले अर्थव्यवस्था का प्राथमिक चालक बल यानी प्राइम मूविंग फोर्स माना गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की उच्च भूमिका के मामले में आज सरकार एवं विशेषज्ञों की सोच एक जैसी है। वैसे देश के सकल मूल्य वर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है GVA है, उसमें कृषि की हिस्सेदारी घटती गई 18.8% घटती गई 18.8%। लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में इसकी हिस्सेदारी जो है आज भी काफ़ी उच्च है। सकल मूल्य वर्धन में जो कृषि की हिस्सेदारी है वो घटती रही है और घटती गई है, 18.8% है अभी। और रोजगार उपलब्ध कराने में जो है ये हिस्सेदारी आज भी काफ़ी उच्च है, 54.5% आज भी भारत में कृषि की हिस्सेदारी है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्धारण उत्तरोत्तर आने वाली औद्योगिक नीतियों से हुआ, यही कारण रहा कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई। जहाँ तक कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की बात है तो इसकी शुरुआत कुछ विलंब से हो सकी। वर्ष 2000 की शुरुआत में इस विलंब के लिए मुख्य जिम्मेदार कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण तो ये था कि आर्थिक सुधारों में निजी निवेश को बढ़ा देना। तय था। चूँकि कृषि क्षेत्र पहले से ही निजी क्षेत्र मुक्त था, इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने का रास्ता सिर्फ संगठित यानी कि कॉरपोरेट और ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट रह गया था, और देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा इसमें यह है कि कृषि समाज में आर्थिक सुधारों के बारे में अनभिज्ञता एवं शक का माहौल था आर्थिक सुधार की, ठीक है, कि यह प्रक्रिया जो है धनी वर्ग के लिए लाभकारी है कि नहीं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र पर जीवन निर्वाह के लिए चूंकि निर्भरता काफ़ी उच्च है, जिस कारण भूमि अधिग्रहण या अन्य कृषि सुधारों को अंजाम देना मुश्किल बना रहा। भारत को पहले औद्योगिक क्षेत्र यानी विशेषकर रोजगार त्वरित विनिर्माण क्षेत्र के रूप में विस्तार द्वारा कृषि पर निर्भर जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत है, तभी कृषि क्षेत्र में उचित सुधारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी एक क्षेत्र जिसमें केंद्र एवं राज्य की सरकारें सर्वाधिक अवरोधों का सामना करती रही है वह है कृषि क्षेत्र। वर्तमान समय में इस क्षेत्र के आवश्यक सुधारों और संबंधित अवरोधों को निम्न प्रकार देखा जाता है। और किस प्रकार से देखा जा सकता है वर्तमान में? पहला तो एक देश में एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की आवश्यकता है, लेकिन राजनीतिक शक्ति के अभाव में राज्यों द्वारा उचित प्रकार के कृषि उत्पाद बाजार समितियों यानी कि APMC जो है उसका निर्माण नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, इसका निर्माण अभी भी लंबित है। दूसरा ऐसा ये है कि कृषि में संगठित क्षेत्रों के निवेश को बढ़ावा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि देश में भूमि अधिग्रहण की एक प्रभावी और पारदर्शी नीति उपलब्ध नहीं है। ठीक, भूमि अधिग्रहण कैसे होगा? इसके अलावा श्रम सुधारों के अभाव में न सिर्फ वाणिज्यिक कृषि का विकास हो पा रहा है, बल्कि उचित औद्योगिक विकास करके कृषि पर जनसंख्या के भारी बोझ को कम करना संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है और श्रम सुधारों के अभाव में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा उचित अनुसंधान एवं विकास तथा निवेश की कमियों के कारण कृषि मशीनीकरण बाधित हो रहा है। कृषि मशीनीकरण जो है वो बाधित हो रहा है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में सही प्रकार के अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है, लेकिन उचित वातावरण के अभाव में इस दिशा में दक्ष एवं सक्षम निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जा सका है। इसके अलावा कृषि उत्पादों के बाजार तक पहुंच को स्थगित करने के लिए देश को सप्लाई चेन प्रबंधन में उचित निवेश करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसी प्रकार कृषि उत्पादों के लिए उचित किस्म के कमोडिटी ट्रेडिंग की व्यवस्था अत्यावश्यक है ताकि उन उत्पादों के सही और जोखिम रहित मूल्य की खोज हो सके, ताकि भारतीय कृषि वैश्वीकृत ही रहे, आर्थिक हालात में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत की तैयारी काफ़ी कमज़ोर रही है।
इस प्रकार कृषि को लाभकारी बनाना अत्यावश्यक, यानी कि इसको रेमुनेरेटिव बनाना जरूरी है, ताकि कृषक समाज जो है अपने कृषि कार्यों से बाजार आधारित मार्केट बेस्ड आय अर्जित कर सकें। कृषि संकट यानी कि एग्रेरियन क्राइसिस जो है उसके लिए यह एक भारी कारण रहा है। विशेषज्ञों की राय में भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास एवं सुधार के लिए देश की सरकारों में उच्च स्तरीय सहभागिता का होना काफ़ी जरूरी है। कृषक समाज में जागरूकता एवं सरकारों की सही नीतियों के द्वारा इस क्षेत्र का उचित विकास संभव है। अब हम समझते हैं नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। स्वतंत्र भारत एक नियोजित एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश बना। भारत को राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता थी। यह राजनीतिक नेतृत्व ने आज़ादी के पूर्व ही तय कर लिया था। भारत न केवल संसाधनों के स्तर पर क्षेत्रीय असमानताओं का सामना कर रहा था, बल्कि अंतर क्षेत्रीय असमानताएं भी यहाँ सदियों से मौजूद थीं। व्यापक निर्धनता तभी दूर हो सकती थी जब सरकार आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करती। इसलिए असमानताएं दूर करने में आर्थिक नियोजन को एक कारगर औजार माना गया। वास्तव में भारतीय जनता की घोर निर्धनता की स्थिति ने ही सरकार को नियोजन की प्रक्रिया अपनाने को विवश किया, जिससे कि वह संसाधनों के आवंटन और उनको एकत्रित कर समत्वपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके। यद्यपि भारत संवैधानिक रूप से राज्यों का एक संघ था, नियोजन की प्रक्रिया में गतिविधियों के नियमन एवं निर्देशन का अधिकार अधिक से अधिक केंद्र के हाथों में केंद्रित होता गया। भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे कुछ तत्कालीन अनुभव भी थे। नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे, नियोजित का मतलब प्लान्ड, जिन्होंने दुनिया को प्रभावित किया। पहला कारण तो ये था कि 1929 की मंदी और दूसरा महायुद्ध जो हुआ था उसके बाद पुनर्निर्माण की चुनौती के कारण विशेषज्ञ जो थे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित हस्तक्षेप के विचार के विपरीत ये विचार आया। दूसरा ये कि इसी काल में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों का कमांड जो था वह अर्थव्यवस्थाएं अपने तीव्र आर्थिक वृद्धि की खबरें बना रही थीं। राज्य अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो विकास कर रही थी। ये सब कारण थे जो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे कारण रहे, और इन कारणों ने दुनिया को प्रभावित भी किया। ठीक है, जैसे एक तो रूस जो है और इनकी अर्थव्यवस्थाएं विकास कर रही थी, दूसरी महामंदी जो अमेरिका वगैरह में देखने को मिली, इन सब ने जो है इनको प्रभावित किया। 1950 से 1960 के दशक में दुनिया भर में नीति निर्माताओं की राय अर्थव्यवस्था में राज्य की सक्रिय भूमिका के पक्ष में रही। और तीसरा कारण जो है वो दुनिया भर में बाजार की विफलता यानी मार्केट फेलियर की स्थितियों को निष्प्रभावी करने में राज्य की प्रभावी भूमिका को स्वीकार किया जा रहा था। ध्यातव्य है कि 1929 की महामंदी के दौरान बाजारी विफलता की स्थिति बनी थी, जबकि मांग निम्नतर स्तर पर तक गिर गई। अनेक नवस्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों के लिए इसलिए आर्थिक नियोजन एक स्वाभाविक विकल्प बना। यह सोचा गया कि आर्थिक नियोजन एक निश्चित समय सीमा में प्राथमिकता शुदा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन जुटाने में राज्य की सहायता करता है। तो आर्थिक नियोजन जो है राज्य की सहायता करता है जो प्राथमिकता शुदा लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए संसाधनों को जुटाने में। एक बार जब राजनीतिक नेतृत्व ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उनके लिए स्पष्ट करना जरूरी हो गया कि अर्थव्यवस्था की सांगठनिक प्रकृति क्या होगी। वह राज्य अर्थव्यवस्था होगी या फिर मिश्रित, क्योंकि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में नियोजन संभव नहीं होता। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजन का विचार सोवियत नियोजन से प्रेरित था, जो कि एक कमांड अर्थव्यवस्था थी और लोकतांत्रिक भारत की जरूरतों के अनुरूप थी। ठीक है, सोवियत नियोजन से प्रेरित था। जहां अब तक अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व वाली थी, भारत में नियोजन के पीछे सबसे प्रभावी शक्ति कम से कम आज़ादी के बाद नेहरू थे, जो दृढ़ समाजवादी झुकावों के नेता थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को जल्दी परिभाषित करना जरूरी समझा, जो कभी तो बिल्कुल सोवियत संघ की तरह दिखने वाली थी और कभी इसकी बिल्कुल उलट। हालांकि उस समय तक पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली भी फ्रांस में एक उदाहरण बन रही थी। 1947 की बात हो रही है, लेकिन भारत को देने के लिए इसका अनुभव अत्यल्प था, अनुभव नहीं था।
फ्रांस में यह प्रणाली जो है 1944-1945 से ही अपनाई गई थी। 1947 तक जो है ये काफ़ी, और उस समय भारत आज़ाद हुआ था उसी स्थिति में। तो फ्रांस की स्थिति जो है उस समय मतलब अनुभवी नहीं थी, लेकिन उस समय भारत के लिए अपनाने जैसी थी। फ्रांस में यह प्रणाली 1944-45 से अपनाई थी। आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए योजनाकारों ने पहली ही पंचवर्षीय योजना में राज्य और बाजार की अपनी अपनी भूमिका को परिभाषित किया। निम्नलिखित पंक्तियां अब भी समय से आगे दिखती हैं और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को निजी क्षेत्र की भूमिका के मुकाबले बिल्कुल स्पष्ट करती हैं। और कौन कौन सी पंक्तियां जो इस तरह से स्पष्ट करती हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। इससे हमारे समक्ष नियोजन की तकनीक की समस्या आती हैं। इस समस्या को देखने का एक दृष्टिकोण, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, यह हो सकता है कि उत्पादन के साधनों का कमोबेश पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा संसाधनों के आवंटन और राष्ट्रीय उत्पाद के वितरण पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए। मात्र नियोजन के लिए एक तकनीक के रूप में निर्णय करने पर यह आशाजनक कार्रवाई प्रतीत हो सकती है, लेकिन ऊपर रेखांकित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि के साथ व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा विस्तार वर्तमान अवस्था में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियोजन का अर्थ है उत्पादक शक्ति के पुनर्संगठन में दबाव और बल प्रयोग का न्यूनतम उपयोग। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का नए ढंग से निवेश के लिए उपयोग करता है और न कि वर्तमान उत्पादन क्षमता के अधिग्रहण में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब वर्तमान उत्पादन क्षमता के अधिग्रहण में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। कुछ मामलों में उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व जरूरी हो सकता है, जबकि अन्य के लिए सार्वजनिक विनियमन एवं नियंत्रण निजी कृषि क्षेत्र को तथापि उत्पादन एवं वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाल की परिस्थितियों में इसलिए नियोजन का अर्थ व्यवहारिक रूप से ऐसी अर्थव्यवस्था से होगा जो राज्य द्वारा मार्गदर्शित एवं निर्देशित हों, जबकि अंशतः राजकार्य द्वारा तथा अंशतः निजी प्रयासों एवं पहलों से संचालित हों। ये सब पंक्तियां थी। अब हम देखते हैं ऊपर उद्धृत पंक्तियां कल्पनाशीलता में अपने समय से आगे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने जिस तरह से सोचा वो अपने समय से आगे हैं। यह कहना उपयुक्त तो होगा कि 1950 के दशक में विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का पक्ष लिया। आने वाले 3 दशकों में पूर्व एशियाई चमत्कार, द ईस्ट एशियन मिराइकल, WB वर्ल्ड बैंक की ऐसे हस्तक्षेप की सीमा परिभाषित करने वाला था। 1950 के दशक में विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का पक्ष लिया 1950 के दशक में, और आने वाले 3 दशकों में 1960, 1970, 1980, इन 3 दशकों में पूर्व एशियाई चमत्कार, जो ईस्ट एशियन मिराकल जो था, पूर्व एशिया के जो देश थे जो जिस तरह से चमत्कार लेके आए, ऐसे हस्तक्षेप की सीमा को परिभाषित करने वाला था। ठीक, पूर्व एशिया के देशों ने 3 दशकों से उच्च वृद्धि दर बनाए रखने में सफलता पाई। इस चर्चा को पुनर्जीवित कर दिया कि अर्थव्यवस्था में राज्य एवं बाजार की क्या भूमिका होनी, साथ ही राज्य की भूमिका की प्रकृति क्या है। इन चर्चाओं का निष्कर्ष, जैसा कि विश्व बैंक ने 1993 में प्रस्तुत किया, वही रहा जो कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय संस्करण की वास्तविक प्रकृति 1951 में रेखांकित की गई, लेकिन 1950 के दशक में इसका क्रमिक विकास हुआ। 1951 में प्रकृति रेखांकित की गई, लेकिन 1950 के दशक में इसका जो है क्रमिक विकास हुआ। 1950 के दशक के अंत तक, यानी 1950 तक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरह से त्याग दिया गया, और 1980 के दशक के मध्य तक और अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में यही विचार सुप्तावस्था यानी कि हाइबरनेशन से बाहर आया और अब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात भारत सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया और योजना आयोग के कार्यों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के पश्चात भारत सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया और योजना आयोग के कार्यों में समुचित बदलाव करने की कोशिश की गई ताकि सुधार एवं नियोजन की प्रक्रिया एक दूसरे में सम्मिलित रहें। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ाने पर बल रहा। मतलब अब जो है निजी निवेश बढ़ाने की बात हो रही है। वर्ष 2015 की शुरुआत में सरकार द्वारा एक बड़े बदलाव की घोषणा की गई। वो निवर्तमान योजना आयोग की जगह जो है
चिंतक निकाय थिंक टैंक नीति आयोग की स्थापना देश में नियोजन की प्रक्रिया में विधि में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने यानी ओवर हॉलिंग के उद्देश्य के साथ की गई। इस नए निकाय के माध्यम से सरकार द्वारा विकास एवं नियोजन की विधि मेथोडोलॉजी और प्रक्रिया यानी प्रोसेस दोनों में ही अभूतपूर्व परिवर्तन करने की कोशिश की गई। सहकारी संघवाद, विकेंद्रीकृत बहुआयामी एवं समेकित विकास सहित विकास के एक नए मॉडल के रूप निर्माण में इस पर बल है, विशेष बल है। इस प्रकार भारत विकास के ऐसे मॉडल पर कार्य करने की ओर अग्रसर है जिसमें केंद्र एवं सरकारों के साथ साथ संगठित क्षेत्र, सिविल समाज एवं आम आदमी सभी पक्षों को शामिल करने पर बल है। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की पहल। हालांकि आत्मनिर्भरता भारत की नियोजन प्रक्रिया के 6 बड़े उद्देश्यों में से एक रहा है। कोविड-19 महामारी के संकट में भारत सरकार द्वारा 2020-2021 में इस दिशा में एक नई पहल की गई। इस लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता भारत अभियान की शुरुआत की गई। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ सरकार द्वारा इस अभियान के 5 स्तंभों को चिन्हित किया गया। कौन से 5 स्तंभ हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अधिसंरचना, तीसरा व्यवस्था, चौथा जनांकिकी और 5वां मांग। आत्मनिर्भरता की पहल। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की नियोजन के 6 बड़े उद्देश्यों में से एक रहा है। ठीक, आत्मनिर्भरता 6 बड़े उद्देश्य भारत के हैं, उनमें से एक उद्देश्य रहा है। कोविड-19 महामारी के संकट में भारत सरकार द्वारा 2020-21 में इस दिशा में एक पहल की गई। इस लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता भारत अभियान की शुरुआत की गई। आत्मनिर्भरता भारत अभियान 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ आत्मनिर्भरता भारत अभियान शुरू हुआ कोविड-19 महामारी 2020-21 की दौरान। सरकार द्वारा इस अभियान, जिसको हम आत्मनिर्भरता भारत अभियान कह रहे हैं, इसके 5 स्तंभों को चिन्हित किया गया। और आत्मनिर्भरता के तहत 5 स्तंभ कौन से हैं? एक तो अर्थव्यवस्था पर काम करना है, एक अधिसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, इसके अलावा व्यवस्था पर काम करना है, जनांकिकी पर भी काम करना है और मांग पर भी। यह पहली बार है जब सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता की दिशा में इतनी स्पष्ट रणनीति घोषित की गई है। कुछ आलोचकों द्वारा इस अभियान को पहले की योजना मेक इन इंडिया के सदृश भी बताया गया है। इसमें कुछ नया नहीं होने की बात भी कही गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों ने इसे महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक आपूर्ति संकट के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसे एक प्रशंसनीय पहल बताया है, जिसके माध्यम से भारत बदलते वैश्विक आर्थिक परिवेश में अपने लिए एक बेहतर स्थान की तलाश करना चाहता है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर। एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पर एम्फेसिस करने की जरूरत है। तो एम्फेसिस यानी कि जोर, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या है और क्या जोर देने की आवश्यकता है, इसको समझेंगे। राज्य को अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभानी है। राज्य इकोनॉमी में एक सक्रिय और प्रभावी, इफेक्टिव और एक्टिव भूमिका निभानी है। मतलब राज्य को, स्टेट को यानी केंद्र को, सरकार को। स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये बिल्कुल निश्चित हो गया था। क्या निश्चित हो गया था? कि राज्य जो हैं वो ही भूमिका निभाएगा। उस समय तक इस बारे में लोगों के मन में कोई संदेह नहीं था, जो तत्कालीन राजनीति के केंद्र में थे। स्वाभाविक रूप से राज्य नियंत्रित एक वृहद ढांचे का निर्माण किया जाना था, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि पब्लिक सेक्टर उपक्रम को क्या कह सकते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी PSU। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कह देते हैं PSU। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थापना करनी थी। आलोचना तो दूर, उस समय PSU का महिमा मंडन किया जा रहा था। कुछ अत्यंत प्रशंसनीय उद्देश्य PSU के लिए निर्धारित किए गए, जबकि कुछ अन्य लक्ष्य तो ऐसे थे जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मूल तत्व के साथ रहे। ठीक, क्या है PSU समझेंगे, इसको मतलब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। हम इस विषय का निष्पक्ष एवं विवेक सम्मत विश्लेषण करेंगे आज, जबकि PSU की चतुर्दिक आलोचना हो रही है। PSU की चतुर्दिक आलोचना हो रही है, हर दिशा में आलोचना हो रही है और उनके निजीकरण के प्रयास भी चल रहे हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। हम बड़ी और महत्वपूर्ण जरूरतों के आलोक में PSU के महत्वाकांक्षी विस्तार के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है अधिरचना संबंधी जरूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह कृषि, औद्योगिक अथवा उत्तर औद्योगिक हो, को उपयुक्त स्तर की आधारभूत संरचना की जरूरत होती है। ठीक बात है।
आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो किसी भी प्रकार की इकॉनमी हो, चाहे कृषि आधारित हो, उद्योग आधारित हो, उत्तर उद्योग आधारित हो, जो भी हो, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, इन सब की जरूरत होगी। इनकी स्वस्थ उपस्थिति और विस्तार के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था न वृद्धि कर सकती न विकास। वृद्धि और विकास हम समझ चुके हैं, अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में मूलभूत जरूरतों की उपस्थिति नगण्य थी, आजाद हुआ उसमें थी ही नहीं। रेलवे एवं डाक एवं तार के क्षेत्र में अभी तक भारत की शुरुआत भर हुई थी। बिजली की उपलब्धता सहकारी हलकों एवं राजघरानों तक सिमटी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में अगर प्रमुख चालक बल के रूप में कृषि का चुनाव किया होता तो आधारभूत संरचना क्षेत्र का विकास करना पड़ता। इन क्षेत्रकों के विकास में अत्यधिक पूंजी के निवेश के साथ साथ भारी इंजीनियरिंग और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती। आधारभूत संरचना क्षेत्र को विस्तार उस समय निजी क्षेत्र के माध्यम से संभव नहीं था, क्योंकि उसमें निम्नलिखित प्रबंध करने की क्षमता नहीं थी। जैसे एक तो भारी निवेश, जैसे घरेलू के साथ साथ विदेशी मुद्रा में निवेश संभव नहीं था। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संभव नहीं थी, कुशल मानव शक्ति संभव नहीं थी, उद्यमशीलता भी संभव नहीं थी। यदि उपयुक्त जो मैंने बताया उसकी उपलब्धता निजी क्षेत्र के पास होती भी तो उसके लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसी आधारभूत संरचना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बाजार यानी कोई मार्केट नहीं था। यह आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बड़ी जरूरत थी, लेकिन इनके लिए या तो रियायती या फिर कुछ मुफ्त एवं खुली आपूर्ति की व्यवस्था करनी पड़ती। ठीक, क्योंकि आम जनता में बाजार द्वारा निर्धारित क्रय शक्ति का अभाव था। इन विशेष परिस्थितियों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का दायित्व जो है केवल सरकार ही संभाल सकती थी। सरकार के लिए संभव था कि वे इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी उपादानों का प्रबंध करें और ज़रूरतमंद क्षेत्रों में तथा उपभोक्ताओं और उनकी आपूर्ति में वितरण करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था की पर्याप्त वृद्धि निश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विकल्प का अभाव था। यही कारण है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र में राज्य की इतनी प्रभावकारी उपस्थिति है कि अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे बिजली, रेलवे, विमानन और दूरसंचार आदि में राज्य का एकाधिकार है। इसी कारण से तो है, बिजली में एकाधिकार है सरकार का, रेलवे में भी, विमानन में, दूरसंचार आदि में। ठीक, दूसरी चीज़ जो है समझने की, वो हम समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर देने में जोर दे रहे हैं। तो पहली अधिसंरचना संबंधी जरूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हमने समझी। औद्योगिक ज़रूरतें समझेंगे। इंडस्ट्रियल नीड्स क्या है वो समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों पर देखा कि भारत ने उद्योग को अर्थव्यवस्था की प्रमुख चालन शक्ति के रूप में चुना। उद्योगों के कतिपय ऐसे क्षेत्र थे। कतिपय का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आया था, जिसको हम हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कह रहे थे। उपक्रम या अंडरटेकिंग क्या होती है, मेरे हिसाब से उपक्रम और अंडरटेकिंग उसे कहते हैं। किसी चीज़ की जो इनिशियल जो कोशिश होती है उसको उपक्रम कहते हैं। उपक्रम यानी शुरुआती या प्रारंभिक लेवल पे जो कोशिश या प्रयास होता है उसको उपक्रम कहते हैं। और अब देखते हैं हम औद्योगिक ज़रूरतें, इंडस्ट्रियल नीड्स, इनको समझते हैं। ठीक, देखिए जैसा कि पिछले प्रश्न पर देखा, भारत ने उद्योग अर्थव्यवस्था को चालक शक्ति के रूप में चुना। उद्योगों के कतिपय यानी कई एक ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अपरिहार्य कारणों से सरकार को निवेश करना पड़ा। अपरिहार्य कारणों से का मतलब यहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए। अपरिहार्य का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। परिहार का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना, दोष आदि को दूर करना, और अपरिहार का मतलब त्याग नहीं सकते, जिनको दूर नहीं कर सकते उसको अनिवार्य कहते हैं। तो अपरिहार्य यानी कि एक तरीके से अनिवार्य। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो अपरिहार्य शब्द है उसका मतलब अनिवार्य है, एक तरीके से समझ लीजिए। तो उद्योगों के कतिपय ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अपरिहार्य कारणों से यानी कि अनिवार्य कारणों से सरकार को निवेश करना पड़ा। औद्योगिकीकरण के लिए कुछ विशेष उद्योगों की उपस्थिति आवश्यक है, अपरिहार्य हैं। इन्हें भारत में कई नामों से जाना जाता है। आधारभूत उद्योग, आधारभूत संरचना उद्योग, कोर उद्योग। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो हैं इनके नाम हम कह सकते हैं। तो आधारभूत यानी बेसिस इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग। इसके अलावा बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अलावा आधारभूत संरचना उद्योग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कोर उद्योग यानी कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर जिनको हम कहते हैं। इन 8 उद्योगों पर पहले ही विद्यमान 6 उद्योगों की सूची में 2 अन्य उद्योगों जैसे प्राकृतिक गैस एवं उर्वरक
को वर्ष 2013 में शामिल किया गया। का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 11P में कुल 40.27% भार हैं। ये उद्योग निम्न प्रकार से 8 उद्योग बता देता हूँ। 8 उद्योग की बात करेंगे। इन 8 उद्योगों को जो है पहले 6 थे लेकिन 2 बाद में अपनाए गए, जैसे प्राकृतिक गैस एवं उर्वरक, इनको जो है प्राकृतिक गैस एक तो और एक उर्वरक, प्राकृतिक गैस और एक उर्वरक, इन उर्वरक और प्राकृतिक गैस को जो है 2013 में अपनाया गया और बाकी 6 पहले से विद्यमान थे और इस प्रकार 2013 में ये 8 हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था उसमें 40.27% भार जो है इन 8 उद्योगों का था। उनमें जो 8 उद्योग है बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 8 उद्योग जो है, एक तो है तेल शोधन उत्पाद, दूसरा है विद्युत, तीसरा इस्पात, चौथा कोयला, पांचवा कच्चा तेल और छठा जो है प्राकृतिक गैस, सातवां सीमेंट, आठवां उर्वरक। तो ये क्षेत्र जो है तेल शोधन उत्पादन, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये सारी आधारभूत संरचना क्षेत्र की तरह ही आधारभूत उद्योग संरचना उद्योगों के लिए भारी पूंजी के साथ प्रौद्योगिकी, मानव शक्ति और उद्यमशीलता की भी बड़े पैमाने पर जरूरत होती है, जो कि पुनः निजी क्षेत्र द्वारा जुटाना संभव नहीं माना गया। आधारभूत संरचना उद्योग, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज, आधारभूत संरचना क्षेत्र की तरह ही आधारभूत संरचना उद्योग जो है बेसिक इंडस्ट्रीज और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जो हैं, इन दोनों में ही भारी प्रौद्योगिकी की और मानव शक्ति और उद्यमशीलता इन सब की जरूरत होती हैं। और ऐसा माना गया कि प्राइवेट सेक्टर ये नहीं ला पाएगा। यदि निजी क्षेत्र मूलभूत उद्योगों एवं वस्तुओं की आपूर्ति कर भी पाते तो तब उपभोक्ताओं को कमजोर क्रय शक्ति के कारण वे उत्पाद बाजार में विक्रय करने में सफलता नहीं मिलती। मतलब बाजार के हिसाब से ये ठीक नहीं था। शायद एक और कारण था, मूलभूत उद्योगों की स्थापना का दायित्व करने की सरकार ने ही वहन किया। इन उद्योगों में से सीमेंट क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए कुछ मजबूत था। लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में निजी क्षेत्र एक अकेली कंपनी ही उपस्थित थी। इन क्षेत्रों में सीमेंट क्षेत्र निजी क्षेत्र में और कुछ मजबूत था। लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में निजी क्षेत्र एक अकेली कंपनी की उपस्थिति थी। कोयला क्षेत्र निजी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित था, जबकि कच्चे तेल एवं तेल शोधन में निजी क्षेत्र ने अभी भी कदम ही रखे थे। उद्योगशील भारत द्वारा मांग का जो स्तर बनना था उसकी आपूर्ति उस समय के मूलभूत उद्योगों में विद्यमान क्षमता से संभव नहीं थी, न ही उनमें अपेक्षित विस्तार तत्कालीन निजी क्षेत्र के संचालकों द्वारा संभव था। अन्य किसी विकल्प के अभाव में सरकार ने तय किया कि वह स्वयं ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए हम आज उनमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का एकाधिकार देखते हैं। तीसरा इसमें जो क्षेत्र है वो है रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि कोशिशों को रोजगार सृजन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एक सरकार मात्र अर्थव्यवस्था पर ही केंद्रित नहीं रह सकती, बल्कि उसे राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक आयामों पर भी विचार करना होता है। आर्थिक लक्ष्यों की भी पूर्ति करनी पड़ती हैं। सभ्य देश निर्भरता की गंभीर समस्या से जूझ रहा था और श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि हो रही थी। निर्धन लोगों को रोजगार प्रदान करना गरीबी उन्मूलन का समय सिद्ध उपाय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की गई कि वे रोजगार योग्य श्रम शक्ति अथवा कार्य शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित करेंगे। देश में सामाजिक परिवर्तन की भी जरूरत अनुभव की जा रही थी। देश में ज़्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जिससे जमीन का स्वामित्व तो ऊंची जातियों के हाथों में था, जबकि 80% लोगों की आजीविका एकमात्र साधन था कृषि। भूमि सुधार की महत्वाकांक्षी नीतियों को लागू करने के साथ साथ सरकार के समाज के निर्बल वर्गों के लिए सामाजिक नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की नए बनते सार्वजनिक उपक्रमों यानी कोशिशों से यह अपेक्षा थी कि उनके लिए सृजित नौकरियों का वितरण सरकार अपनी आरक्षण की नीति के अनुसार कर सकेगी, यानी आरक्षण को सामाजिक परिवर्तन के लिए एक आर्थिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे अन्य पूंजी साधन क्षेत्रकों के लिए जिनमें सरकारी कंपनियां प्रवेश करने वाली थी, निवेश की जाने वाली राशि का प्रबंध कोई आसान कार्य नहीं था।
सरकार करारोपण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, बल्कि अंतिम उत्पाद के रूप में मुद्रा की छपाई के माध्यम से भी निधि का प्रबंध कर रही थी। सरकार उच्च करारोपण और भारी सार्वजनिक ऋण ग्रस्तता को रोजगार पाने योग्य आबादी को रोजगार प्रदान करके औचित्य प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट का केंद्र समझ रही थी। ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट क्या थी समझिएगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने और चलाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि ऐसा समझा जा रहा था कि इनके लाभ जो हैं रिस्कर यानी कि ट्रिकल लोगों तक पहुंचेंगे और अंततः देश में वृद्धि और विकास को बल मिलेगा। सार्वजनिक उपक्रमों के रोजगार को ट्रिकल डाउन के सिद्धांत के प्रभाव में ही सामान्यतः समझा गया है। एक समय नेहरू जी ने सार्वजनिक उपक्रमों का उल्लेख आधुनिक भारत के मंदिर एंड टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में भी किया। नेहरू जी ने सरकार तो इसके माध्यम से घर परिवार को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसमें भविष्य में श्रम बल के आयामों का आकलन नहीं किया गया, न ही इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए जरूरी संसाधनों को ध्यान में रखा गया। लेकिन सरकार नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती गई बिना इसकी वित्तीय परिणामों की परवाह किए, लेकिन केवल यह मानकर कि वे समत्वपूर्ण वृद्धि के वास्तविक इंजन हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के रोजगार सृजन के दायित्व को इस सीमा तक विस्तृत किया गया कि अधिकांश इकाइयों में श्रम शक्ति की अत्यधिक आपूर्ति हो गई। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक इकाइयों का मुनाफा और श्रमिकों के वेतन, पेंशन, भविष्य निधि खाते में खपने लगे। अंतिम 2 मदों का विलंबित वित्तीय प्रभाव हुआ। अगले क्षेत्र को समझना चाहिए, वो है मुनाफा एवं सामाजिक क्षेत्र का विकास, प्रोफाइल एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में किए जाने वाले निवेश की प्रकृति संपत्ति सृजन की थी और इन इकाइयों को उत्पादक गतिविधियों में लगाना था। जो वस्तुएं एवं सेवाएं इन द्वारा उत्पादित की बिक्री की जानी थी, उनको सरकार को आय सुनिश्चित करनी थी और सरकार की इस आय को खर्च करने की एक सचेत नीति थी। इस आय का उपयोग सामाजिक वस्तुओं यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं यानी पब्लिक गुड्स की आपूर्ति में करना और इस प्रकार भारत में एक विकसित सामाजिक क्षेत्र को खड़ा करना था। सामाजिक वस्तु से सरकार का आशय भारतीय जनता को कतिपय वस्तुओं एवं सेवाओं की सार्वभौम आपूर्ति सुनिश्चित करना था, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल थे। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए राजस्व उपार्जन के माध्यम से रूप में देखा गया। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्रों उपक्रम जो थे उनको सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से जो राजस्व उपार्जन हो रहा था उससे विकास हो रहा था, सामाजिक विकास। ठीक, अनेक कारणों से सामाजिक उपक्रम उतना राजस्व मुनाफा नहीं अर्जित कर पाए जितना कि सामाजिक क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी था। इसके चलते देश में सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता पर बड़ा बुरा असर पड़ा। जहां सरकार को मुनाफा कमा कर देना था, वह सार्वजनिक उपक्रम बड़ी संख्या में घाटे में चलने शुरू हो गए। उनको संभालने के लिए बजटीय सहायता एक नियमित प्रक्रिया बन गई। इसके अलावा निजी क्षेत्र का उद्देश्य समझें, अब राइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर समझें। तो जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना और मूलभूत उद्योगों की आपूर्ति का दायित्व लेंगे, वैसे ही निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए भी आधार तैयार होता जाएगा। देश में निजी क्षेत्र के उद्योग के उदय के साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो भूमिका निर्धारित की गई थी उनमें से सबसे अधिक दूरदृष्टि संपन्न भूमिका यही थी। क्या कि जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, पीएसयू जो हैं, वो अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत उद्योगों की आपूर्ति का दायित्व लेंगे। जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र, वैसे ही निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों के लिए आधार तैयार हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के हैं वो सरकार तय करेगी, अगर मूलभूत उद्योगों का दायित्व जो है वो सरकार ले लेगी, आधारभूत संरचना की मतलब दायित्व ले लेंगे। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमी की इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मूलभूत उद्योगों की आपूर्ति का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू ले लेंगे। वैसे ही निजी क्षेत्र के लिए, उद्योगों के लिए भी आधार तैयार हो जाएगा, बेस तैयार हो जाएगा। देश में निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जो भूमिकाएं निर्धारित की गई थी उनमें से सबसे अधिक दूरदृष्टि संपन्न भूमिका यही थी। अन्य भूमिकाओं का क्या हुआ, यह एक अलग मामला है जिस पर हम तब लौटेंगे जब देश के औद्योगिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने विश्लेषण किया कि क्यों भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी।
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों को स्थापित करने के पीछे विकासात्मक चिंताओं से जुड़े अन्य बातें भी थी, जैसे उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, संतुलित प्रादेशिक विकास करना, लघु एवं आनुषंगिक उद्योगों का विस्तार करना, निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति दर लाना, इसके अलावा भुगतान संतुलन में दीर्घकालिक साम्य लाना। समय बीतने के साथ सार्वजनिक उपक्रमों ने देश की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी, और वर्ष 1985 और 1986 आते आते सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निम्न दक्षता यानी एफिशिएंसी यानी पीओसी की निम्न दक्षता पर पूरे विश्व में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मिला करके एक आम सहमति सी उभरी। इसके प्रतिफल के रूप में वाशिंगटन सहमति का उदय हुआ, और जिसने नव उदारवादी यानी नियो लिबरल आर्थिक नीतियों की एक वैश्विक कोशिश के रूप में विश्व जगत को प्रभावित किया। और ये जो कोशिश है वो 1985-86 के आसपास उभरती हैं। ठीक, आर्थिक नीतियों की एक वैश्विक कोशिश के रूप में विश्व जगत को प्रभावित किया। इस प्रकार भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। 1990 के दशक के अंत तक शोधों और अध्ययनों से पता चला कि अदक्षता सरकारी नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी हो सकती हैं। लेकिन तब तक विश्व के बहुत सारे देशों में निजी क्षेत्र को अत्यधिक उदारवादी तरीके से विनियमित यानी रेगुलेट किया जाने लगा था। सरकारों की ऐसी सोच इस बात पर टिकी थी कि बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों का समाधान बाजार या यानी निजी क्षेत्र कर सकता है। 2000 के दशक के मध्य तक अमेरिकी सब प्राइम संकट के उदय का समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य एक नई सर्वसम्मति उभरी कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, और दुनिया भर में पीएसयू का निजीकरण करने की दिशा में प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार विश्व नव उदारवाद नियो लिबरलिज्म जो है वो यहाँ पर रुक सा गया, और इस बीच भारत सरकार द्वारा कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगा दी गई। वर्ष 2003, 2004 से 2015-16 तक इसमें विनिवेश की प्रक्रिया जारी रही। सरकार की यही सोच रही कि कंपनियां जो हैं सरकारी स्वामित्व में बनी रहेंगी, और वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा पुनः विनिवेश की उस नीति प्रस्ताव रखा गया जिसके माध्यम से सरकारी कंपनियों के निजीकरण का प्रावधान किया गया। ठीक, ये रणनीतिक विनिवेश था। सरकार की यह नीति कई समसामयिक मुद्दों से जुड़ी थी, जैसे अनावश्यक क्षेत्रों से सरकार का बाहर निकलना, इसके अलावा निवेश के लिए धन की व्यवस्था करना, इसके अलावा उस क्षेत्र में सरकारी निवेश को उचित स्तर तक बढ़ाना जिसमें निवेश की संभावना नहीं है या नगण्य है, वहाँ पर निजी क्षेत्र को कार्य करने का समान स्तर इन लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना इत्यादि चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमने ये अध्याय समाप्त किया। धन्यवाद।